उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह उत्तरकाशी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून से सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे और फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर मुखवा के लिए वो रवाना हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है। मुखवा में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मां गंगा के मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे भक्ति भाव से मां गंगा की पूजा उत्तर देवभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने की मां गंगा की आरती। उत्तराखंड पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। देहरादून से पीएम उत्तरकाशी के मुखवा में मां गंगा के मंदिर में पहुंचे। इस मंदिर को मुखी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती की। इस मौके के लिए मुखवा मंदिर को खास तौर पर सजाया गया था। मुखवा को मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के दौरान मां गंगा की प्रतिमा 6 महीने के लिए मुखवा में ही स्थापित की जाती है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद एक भव्य कार्यक्रम के साथ मां गंगा की प्रतिमा गंगोत्री पहुंचाई जाती है। प्रधानमंत्री के सम्मान में हर्षिल के स्थानीय बुनकरों ने यहाँ का पारंपरिक परिधान चपकन तैयार किया था। ऊन से बने बंद गला कोट और पहाड़ी टोपी पहनकर प्रधानमंत्री ने मंदिर के पास बने व्यू पॉइंट से कुदरत के खूबसूरत नजारों को भी देखा। उत्तराखंड में आज मौसम भी खुला हुआ था। खिली धूप के बीच बर्फ से ढकी चोटियों की खूबसूरती और खिल रही थी। कुदरत की खूबसूरती देखने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे और यहाँ के पारंपरिक नृत्य और संगीत का आनंद भी लिया। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की कुदरती खूबसूरती पर एक प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। यहाँ विंटर टूरिज्म एग्जीबिशन में पीएम ने उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट की नायाब कलाकृतियों को भी देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ एक मोटर बाइक रैली और ट्रैकिंग टीम को झंडे दिखाकर रवाना भी किया। उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित के पास ही चलते हैं। अंकित, देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को समझकर जो मैं समझ पाई हूं वो ये है कि देश के लिए एक नया विजन देने की कोशिश की है। देश में जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही जो एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है कि बाहर से आकर भी आप इसी डेस्टिनेशन को अपने लिए चुनिए, तो ये किस लिहाज से देखा जा रहा है?
जी, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने मुखबा से और हर्षिल से। जो यात्रा सीजन होता है वो दरअसल 7 महीने का होता है और उसके बाद जो शीतकालीन प्रवास के दौरान जो हमारे भगवान जो शीतकालीन गद्दियों पर जो प्रवास करते हैं, विश्राम करते हैं, उसमें जो है वो ज्यादातर वहां के होम स्टेज हों या फिर होटल्स हों या फिर स्थानीय व्यापारी हों, वो इंतजार करते हैं और उस समय सूना भी रहता है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक गढ़वाली में भी एक जो शीतकालीन यात्रा को उन्होंने कहा, घाम तापो पर्यटन, जिसका मतलब होता है कि सर्दियों में आप धूप तापने के लिए उत्तराखंड आइए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में सीजन ऑफ नहीं होना चाहिए, सीजन ऑन ही रहना चाहिए। 12 महीने 365 दिन सीजन चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जब पर्यटक की गिनती बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आते हैं। उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि उससे भी हमें निपटना होगा। लेकिन यहाँ की आर्थिकी और यहाँ की जो कल्चर है उसको और लोग जाने और आर्थिकी और मजबूत हो। दूर दूर के इलाके जो हैं, दूर दराज के इलाके, जैसे 1962 के समय में जादूंग गांव था और उसमें जो है वो खाली हो गया था, उसको पुनः बसाने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी और जो सीमावर्ती सेनाएं, कंपनीज जो वहां पर तैनात हैं, वो इसमें लगी हुई हैं। तो एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशंस के तौर पे उत्तराखंड को चुना जाए। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल टूर्स हैं, वो भी उत्तराखंड आए। तो लोगों को एक बड़े स्केल पर उन्होंने न्योता दिया है और इसे शीतकालीन यात्रा की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो इनिशिएटिव था कि शीतकालीन में भी जो है यात्रियों की संख्या बढ़े, इस साल जो है 50,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा के दौरान आए अलग अलग स्थलों पर। लेकिन इसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और नए नए आयाम जो हैं इसमें स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लगातार उत्तराखंड आते रहते हैं और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे लगभग हर कोने में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। चाहे वो बागेश्वर की आप बात करें, जागेश्वर धाम में गए थे, पिथौरागढ़ गए थे, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं और अब गंगोत्री भी पहुंचे हैं। तो देखा जाए तो पूरे जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पे लगातार प्रधानमंत्री जाते हैं और उनकी जो स्कीम्स हैं वाइब्रेंट विलेज को लेकर, उसको लेकर सेना के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी सब लगातार साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को देने के लिए। देखिए, मुखवा में गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हर्षिल पहुंचे और वहां विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण गंगा मैया की जय के साथ शुरू किया। गंगा मैया की जय पर ही भाषण खत्म किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनसभा स्थल पर लोग पहुंचे हुए थे। देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर अंगवस्त्र है। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में 16 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा अब नहीं करनी होगी, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है।
प्रकृति की गोद में बसे आस्था के परम धाम केदारनाथ में आकर श्रद्धालु सारे जहां का दुख दर्द भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भोले के दरबार में पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब मीलों पैदल चल दुर्गम रास्तों से दर्शन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब ये राह आसान होने जा रही है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ के लिए 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से बनेगा। मतलब वर्तमान में 8-9 घंटे लगने वाली यात्रा अब केवल 36 मिनट में पूरी होगी, जबकि हेमकुंड साहिब जाने के लिए गोविंद घाट से रोपवे का निर्माण होगा। इसकी लंबाई करीब 12.4 किलोमीटर होगी। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। सड़क मार्ग से हेमकुंड साहिब की दूरी करीब 21 किलोमीटर की है, जो काफी मुश्किलों से भरी है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है, लेकिन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालु अब हेमकुंड साहिब में कभी भी दर्शन कर पाएंगे। लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। मौजूदा समय में केदारनाथ जाने के 2 विकल्प हैं। पहला पैदल, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता है। दूसरा हेलीकॉप्टर सेवा है, जो न सिर्फ महंगी है बल्कि अधिक मांग होने की वजह से आसानी से उपलब्ध नहीं होती। वहीं हेमकुंड साहिब तक का सफर भी मुश्किलों भरा है। ऐसे में कैबिनेट का ये फैसला किसी सौगात से कम नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहां जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहां की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। दोनों ही रोपवे के निर्माण से इन पवित्र स्थलों तक तीर्थयात्रियों की पहुंच जहां आसान होगी, वहीं उत्तराखंड के पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। बुधवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। साथ ही इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। फिर सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। इन रास्तों पर फिर से लौटेगी रौनक। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तारीख तय हो गई है। इस बार ये पवित्र धार्मिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक यानी 38 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहद खुशखबरी का दिन है। आज अमरनाथ यात्रा की तारीखों की घोषणा श्राइन बोर्ड द्वारा कर दी गई है। आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा इस वर्ष 38 दिनों की होगी। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में तारीखों के ऐलान के साथ साथ इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों यानी अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू होगी।
ऐसे में बैठक में तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू, श्रीनगर और अन्य स्थानों के केंद्रों पर ठहरने की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही ई-KYC के लिए यात्री सुविधा केंद्रों का संचालन, RFID कार्ड जारी करने, नौगाम और कटरा रेलवे स्टेशनों सहित कई स्थानों पर तीर्थयात्रियों का मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। पवित्र गुफा और निचली पवित्र गुफा क्षेत्र में भीड़ भाड़ प्रबंधन उपाय, मौसम पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी पर भी चर्चा हुई। तारीख तय हो गई है। श्रद्धालुओं की पावन यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब तो बस इंतजार उस दिन का है जब बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजेगी बाबा अमरनाथ की गुफा और उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। इन दिनों देखिए तेंदुए की दहशत है। कांकेर में एक तेंदुआ गांव के घर में घुस गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। तेंदुआ वन विभाग के जाल से बचकर भाग निकला। तेंदुए के जंगल में वापस लौटने पर गांव वालों ने राहत की सांस ली। घंटों चली तेंदुए को पकड़ने की मशक्कत, लेकिन वन विभाग को चकमा दे गया तेंदुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में उस वक्त दहशत फैल गई जब गांव में एक तेंदुए के दाखिल होने की खबर मिली। शिकार की तलाश में यह तेंदुआ भटक कर गांव की तरफ आ गया था। वो किसी मवेशी को दबोचने के इरादे से एक कच्चे मकान में दुबक कर बैठ गया। मकान के मालिक ने वन विभाग को इसकी खबर दी तो तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। कोशिश यही थी कि घर से निकलते ही तेंदुआ वन विभाग के इस जाल में फंस जाएगा। तेंदुए ने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो इस जाल में उलझ भी गया। उस वक्त तो ऐसा लगा कि ये तेंदुआ वन विभाग के हत्थे चढ़ ही जाएगा, लेकिन शातिर तेंदुआ भागने की कोशिश में नाकाम होने पर वापस घर में ही घुस गया। वन विभाग के कर्मचारी सोच रहे थे कि तेंदुआ इस जाल में जरूर फंसेगा, लेकिन तेंदुए ने भागने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। मौका मिलते ही वो खुले मैदान की तरफ भागा और दौड़ता हुआ घने जंगल में दाखिल हो गया। कांकेर में जिस गांव में ये घटना हुई वो सरोना फॉरेस्ट रेंज में आता है। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के दुधवा रीजन में तेंदुए के हमले की कई घटनाएं हुई हैं। इन हमलों में 5 गांव वाले जख्मी भी हुए। इंसानी बस्ती में तेंदुए के बार बार आने से गांव वाले डरे हुए हैं। फिलहाल वन विभाग रिहायशी इलाकों में इंसानों और बेजुबानों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने के लिए उपाय ढूंढ रहा है। कांकेर से सुमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम के अजब गजब मिजाज की। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अब भी पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं बर्फ की मोटी चादर लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। गुरेज, उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई इलाके कट चुके हैं। बर्फ हटाने वाली मशीनें लगातार लगी हुई हैं। बर्फबारी फिलहाल तो बंद है, लेकिन घाटी में ठंड लौट आई है। घाटी में कई जगह पर तापमान -5 डिग्री से नीचे है। वहीं 2 दिन पहले सोनमर्ग में आए बर्फीले तूफान ने इस मौसम में और ज्यादा डरा दिया है। गनीमत रही कि बर्फीले तूफान से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में फरवरी के अंत और मार्च के शुरू में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद अब ठंड एक बार फिर कश्मीर में बढ़ने लगी है। श्रीनगर की बात करें तो बीती रात तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे था और आने वाले दिनों में भी इसी तरह का तापमान रात के दौरान कश्मीर में 0 से नीचे रहेगा। उसकी वजह साफ है, जिस अंदाज से पहाड़ों पर जबरदस्त जो है बर्फबारी हुई है और रात को खुले आसमान के चलते बर्फीले हवाएं चलती हैं, वही मैदानी इलाकों में इस नई ठंड की लहर को ला रहे हैं और लोगों को भी ये महसूस हो रहा है।
दूसरी तरफ से भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने पहले ही 48 घंटे के भीतर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों के खतरे की आशंका जताई थी और कहीं ना कहीं वो सिद्ध और साबित भी हो रही है। अगर सोनमर्ग की बात की जाए, कल 2 बड़े बर्फीले तूफान जो हैं वो सोनमर्ग में आए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि उन बर्फीले तूफानों की चपेट में कोई शख्स या कोई जगह नहीं आई और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह कई सारे एवलांच जो हैं गुलमर्ग के ऊपरी इलाके अफरवट हिल्स में आए, लेकिन उनमें भी सतर्कता के चलते किसी तरह के किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। गुरेज और दूसरे पहाड़ी इलाकों में 5 जिलों की बात करें, चाहे कुपवाड़ा हो, गुरेज हो, बांडीपोरा हो, बारामुल्ला हो या फिर गांदरबल, इन सभी जिलों के पहाड़ी इलाकों में फिलहाल आने वाले कुछ समय तक बर्फीले तूफानों का खतरा बना हुआ है। अगर मौसम की बात की जाए, तापमान में जरूर रात में गिरावट है, लेकिन दिन के तापमान में स्थिरता आ रही है और अब बाहर का मौसम भी शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। अशरफ वानी, श्रीनगर। देखिए, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकता है। थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है इस पूरे टेम्परेचर में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी वजह बताई जा रही है, जिस वजह से ठंड दोबारा से लौट आई है। दिन में तो धूप अच्छी रहती है, लेकिन ठंडी हवा ने मौसम को और ठंडा बना दिया है। खासकर सुबह, शाम, रात को फिलहाल थोड़ी ठंड फील हो रही है। हालांकि अब गर्मी धीरे धीरे दस्तक देगी। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो 32 डिग्री पहुंच गया था वो घटकर 18 से 20 डिग्री तक आ गया और मिनिमम टेम्परेचर भी 7 से 8 डिग्री तक नीचे गया है और साथ ही साथ तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास और इस वक्त यहाँ का तापमान 15 डिग्री है, जो कि पिछले अगर हम हफ्ते की बात करें तो 24 से 25 डिग्री तापमान सुबह के वक्त का पहुंच गया था, लेकिन वो घटकर 15 डिग्री पर आ गया है और वजह यह है कि तेज हवाएं। अब बर्फबारी हो रही है जबरदस्त तरीके से पहाड़ों पर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन तीनों जगहों पर बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर अब राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं बेहद ठंडी हैं। तेज और ठंडी हवाएं पूरे इलाके में चल रही हैं और यही वजह है कि ये टेम्परेचर कम हुआ है। ये पूरा जो मौसम में बदलाव हुआ है, इसका असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर है जो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज यानी गुरुवार के बाद धीरे धीरे ये असर कम होगा और तापमान एक बार फिर से होली तक की अगर हम बात करें तो 14 मार्च को मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के वक्त में 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यानी ये जो राहत मिली थी, जो अचानक से गर्मी देखने को मिली थी 25-26 फरवरी को, उससे जो राहत मिली थी वो अब जो हवाएं थी वो धीरे धीरे कम होंगी और एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। मिनिमम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के बीच पहुंच जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी को देखते हुए यहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 मार्च से खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होगी। इससे पहले ये 22 फरवरी को होनी थी, लेकिन बर्फ कम होने की वजह से विंटर गेम्स को स्थगित कर दिया गया था। पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी न सिर्फ सैलानियों के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल बर्फ न होने की वजह से जिस खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन इस साल स्थगित हो गया था, अब यहां भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर से उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 मार्च से इसका आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में आयोजक इसकी तैयारी में जुट गए हैं। मशीनों से बर्फ के मैदान तैयार किए जा रहे हैं और एथलीट्स खेलों की प्रैक्टिस के लिए बर्फ पर जोर आजमाइश करने पहुंच रहे हैं।
पहले तो काफ़ी नाराज़ हुए थे जो 22 तारीख को खेलो इंडिया होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे स्नो कंडीशन नहीं थे तो उसकी वजह से डिले हुआ था। तो इस बार काफ़ी खुश है, 9th से ये गेम हो रही है। इस बार नेशनल भी नहीं हुआ बिकॉज स्नो बहुत ज़्यादा कम था। तो ये पहला इवेंट इस सीज़न का हो रहा है खेलो इंडिया। हम भी वेट कर रहे हैं 9 तारीख तक, इंशाल्लाह हम भी उसमें भाग लेंगे और इंशाल्लाह मेडल के लिए हम कोशिश करेंगे। पोस्टपोन हो गया था खेलो इंडिया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि ये 9 मार्च से फिर से शुरू हो रहा है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो दुनिया भर के एथलीट्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं और हम उनके साथ कम्पीट करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे, ये उम्मीद है हमें। बहुत ही खुशी हो रही है कि जब से हमने सुना कि 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है खेलो इंडिया, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी मेडल्स जीत के लेके आए। और हम यहाँ पे बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं बर्फ़ में, लेकिन जब हमने सुना था 22 फरवरी को कि जो खेलो इंडिया है वो पोस्टपोन हो रहा है, हम बहुत ही मायूस हो गए थे, हम बहुत ही अपसेट हो गए थे। नई अनाउंसमेंट के मुताबिक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में 9 मार्च से शुरू होगा, जो 12 मार्च तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। इसमें देश भर से सैकड़ों एथलीट हिस्सा लेंगे और बर्फ पर स्कीइंग समेत तमाम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पहले ये 22 फरवरी को होना था, लेकिन कम बर्फ की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ करीब 4 फीट बर्फबारी हुई है, जिससे आयोजकों ने इसे लेकर अपना फैसला बदल दिया और अब इससे खिलाड़ियों में उत्साह लौट आया है। जो एथलीट हैं काफी ज्यादा खुश हैं। मायूसी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से कई सारे एथलीट इसमें भाग लेते हैं और वो काफी दुखी थे क्योंकि उनको जो है ये लग रहा था कि शायद इस साल अब गेम्स ना हो। लेकिन तभी कुदरत और मौसम ने जो है पलटी खाई और भारी बर्फबारी की वजह से अब स्नोफॉल काफी ज्यादा है और स्नो एक्यूमुलेशन भी अच्छी खासी है और गेम्स के लिए जो है बिल्कुल अनुकूल है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद। देखिए, देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। काशी से लेकर मथुरा तक होली की भव्य तैयारी है और शगुफ्ता आपको तो बहुत ये सोच के ही मजा आ रहा होगा। मैं आपसे पूछने वाली थी शुरू होने से पहले एंकलिंग की, आप खेलेंगी मेरे साथ? खेलेंगी? हाँ, मैं खेलूंगी। आपने जैसे मेरी तरफ देखा उसी से मैं समझ गई आपको होली खेलनी है। देखिए, काशी की विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली को लेकर नागा साधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं बरसाना में लठमार होली की तैयारियां भी जारी हैं। होली के बाजार सजने लगे हैं। जयपुर के 4 दीवारी बाजार में गुलाल गोटा तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि यहां गुलाल गोटा से होली खेलने की शुरुआत राजा महाराजाओं के समय से हुई थी, लिहाजा बाजारों में शाही गुलाल के रंग अभी से सजने लगे हैं। होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण की भूमि ब्रज में होली मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। कहीं फूलों की होली तो कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू की होली तो कहीं लठमार होली का रंग चढ़ने लगा है। बरसाना में जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, श्रमदान के साथ इसका आगाज हो चुका है। बरसाना में लड्डू और लठमार होली के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में उनको किसी तरह की परेशानी न हो और स्वच्छता का एहसास हो, इसके लिए तैयारियां तेज हैं। 7 तारीख और 8 तारीख को बरसाना में लठमार और लड्डूमार होली होनी है। आज मैंने वहाँ के चेयरमैन नगर पंचायत और जितने भी पार्षदगण थे और वहाँ की आम जनता के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ स्वयं सफाई श्रमदान किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी को ये ना लगे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। सफाई, साफ सफाई करना हर नागरिक का दायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है जो लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक आएंगे बरसाना में, ये बरसाना के निवासियों की, बरसाना के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका दिल खोल करके स्वागत करें। होली के त्योहार में भले ही अभी कुछ समय है, लेकिन ब्रज में तो बसंत पंचमी से ही 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग मंदिरों में अबीर और गुलाल फजा में उड़ने लगा है। अब इंतजार लठमार होली का है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। ये होली उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ होली खेलते थे और वो परंपरा आज भी उसी अद्भुत रूप में निभाई जाती है। यहाँ होलिका दहन से 5 दिन पहले लठमार होली मनाई जाती है। इस होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, अपने लठ से हुरियारों को पीटती हैं और वो अपने सिर पर ढाल रखकर अपना बचाव करते हैं।
हुरियारिन राधा रानी के गांव बरसाना की होती हैं तो हुरियार कृष्ण के गांव नंदगांव से आते हैं। हुरियारिनी राधा की सखी के भाव में होती हैं और हुरियारे कृष्ण के ग्वाल के भाव में यहाँ आते हैं। ब्रज में लट्ठमार होली की ये परंपरा इतनी अनोखी और खूबसूरत है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बरसाना की गलियों में लट्ठमार होली की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के नर्मदा में होली का निराला रंग बिखरा हुआ है। दरअसल मथुरा की ही तर्ज पर नर्मदा के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में 40 दिनों की होली खेलने की परंपरा है। वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण को सखा के रूप में मानकर अलग अलग अंदाज में 40 दिनों तक होली खेलती हैं। पिछले 41 साल से होली खेलने की ये परंपरा बदस्तूर जारी है। होली का ये अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं। होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं अंतर के, जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धामधूम से श्रीनाथ जी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।